Yes, good evening, my dear students. We are meeting after a very long gap. I hope you all have done your midterms very beautifully and also EIT 4. Okay, so as you know, we have completed EIT 4. So I hope that all of you have done it very beautifully with all the preparation that you have made for the midterm examinations. All right? Yes, very good, very good. Okay, so we're going to start the class now. So as you know, before your midterm examinations, we have been doing the chapter biotechnology principle and processes. Okay, we had completed one or two classes of it. Okay, so one class was done by me and another class because of the power outrage here. I think you have been combined with the Vinay class, right? So today we are going to continue from there. Okay, so what we have learned in the last class will be discussed here. ठीक है, वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इन द चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है बेटा. अ जीन इज सेड टू बी क्लोन्ड इफ ऑप्शंस आर the DNA sequence of the gene is known, the function of the gene is known, there is a DNA probe for the gene has been isolated and copied. ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूं अभी. ये सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं. So please make sure that you choose one among these and write in the comment box. एक आपको चूज करके कमेंट बॉक्स में लिखना है. ठीक है, yes, I want it to be happen very fastly. All right, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है बेटा. अ जीन इज सेट टू बी क्लोन्ड इफ द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन इज नोन. नो, सी क्लोन मीन्स व्हाट? क्लोनिंग इज सिंपली obtaining a same type of replica. ओके, तो सेम टाइप ऑफ रेप्लिका अगर हमको मिल रहा है तो उसको हम बुलाते हैं बेटा क्लोन. ओके, सेम टाइप ऑफ रेप्लिका. ऑलराइट, सो दैट विल बी calling it as a clone. तो यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन इज नोन. नो, तो ये ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो डीएनए सीक्वेंस तो हमको बहुत सारे डीएनए का पता है. ठीक है, द फंक्शन ऑफ द जीन इज नोन. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्लोन. ठीक है, फंक्शन पता होता हम क्लोन नहीं बता सकते. देयर इज अ डीएनए प्रोब फॉर द जीन. देखो बेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स देयर इज अ वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन द प्रोब एंड primer. Primer is what? It's a small segmented of DNA, ठीक है, which is not रेडियो लेबल्ड. बट जब प्रोब की बात आती है तो प्रोब है जो है वो रेडियो लेबल्ड है. ठीक है, ये कौन सा भी क्लोन के साथ कंबाइन नहीं कर सकते. बट आप अगर कहो द जीन हैज बीन आइसोलेटेड एंड कॉपीड, दैट कैन बी कॉल्ड एज क्लोनिंग. ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? क्लोन्ड कह सकते हैं. ऑलराइट, तो ये चीज आपको याद रखनी है. तो इसके बारे में अब हम आने वाले अभी स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग के बारे में और अच्छे से. ठीक है, सो अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? द टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. हमको क्या टूल्स चाहिए ताकि हम रिकॉम्बिनेशन कर सकें. ठीक है, सॉरी, मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो बीच बीच में मैं थोड़ा खांस लूंगी. ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा फील होता है. तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, ओनली फॉर सम डेज. ठीक है, तो हम लोग जब टूल्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टूल आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिनको हम क्या देते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स. ओके, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन से हैं? ये हेल्प करते हैं हमें टू कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट और द रीजन. ठीक है, तो इसके अलावा देयर आर क्लोनिंग वेक्टर्स. ठीक है, अब हमको क्लोनिंग करना है या फिर मल्टीप्लीकेशन या रेप्लिकेशन करना है तो हमारा जो एलियन डीएनए है वो एक वेक्टर के अंदर जाएगा. अब वही वेक्टर क्या करेगा? आगे उसको रेप्लिकेट करेगा एंड जो हमको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है या फिर कोई एंजाइम है तो उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा. तो क्लोनिंग वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम लोग क्लोनिंग वेक्टर नेचुरल भी यूज कर सकते हैं, द प्लास्मिड ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द बैक्टीरियम, और हम लोग आर्टिफिशियल भी यूज कर सकते हैं जैसे PBr322. ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है PBr322 विच इज एन आर्टिफिशियल प्लास्मिड. ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जो होस्ट है
मतलब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है उसको हम एक होस्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता होस्ट जो है, हाँ भाई तुम रेप्लिकेटेड क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरे पास दे रहे हो तो हाँ मैं ले लेता हूँ, इतना आसानी से वो नहीं लेता, उसको कॉम्पिटेंट करना पड़ता है, होस्ट को मनाना पड़ता है कि हाँ भाई तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करो और रेप्लिकेशन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये होता है कॉम्पिटेंट होस्ट। तो ये सारी चीजें हम लोग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखने वाले हैं। क्लियर? ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं द वेरी फर्स्ट एंजाइम दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स व्हिच आर कॉमनली कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। ओके, मॉलिक्यूलर सीजर क्यों? देखो बेटा, सीजर का मतलब है कट करने वाला, ओके, कैंची जो कट करती है। मॉलिक्यूलर बिकॉज ये कट करता है इन द मॉलिक्यूलर लेवल जो कि डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए को कट करने वाला जो सीजर है उसको हम बुलाते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। Okay, so these are the enzymes which cut DNA और specific sites into fragment. DNA के specific site में कट करता है, वो कट करने के बाद हमको क्या मिलता है? फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। So these REN enzymes, इनको हम शॉर्ट में REN भी कह सकते हैं, REN enzyme, okay, restriction endonuclease enzymes, ठीक है। तो हम वो भी कह सकते हैं इनको। सो दीज रेन एंजाइम्स बिलोंग टू अ बिग क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज न्यूक्लियसेस, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो एक अनदर ग्रुप और फिर क्लास ऑफ एंजाइम्स को बिलोंग करते हैं, वो है एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ क्लास या फिर एंजाइम्स का, दैट इज न्यूक्लियसेस, ठीक है। इसके बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। In 1963, two enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli were isolated, ठीक है। तो इन 1963 में हम लोगों ने क्या आइसोलेट किया बेटा? दो एंजाइम्स से आइसोलेट किए जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। जो इकोलाई है वो बैक्टीरिया है एंड जो बैक्टीरियोफेज है ये वायरस है। देखो वायरस के नाम में ही है बैक्टीरिया फेज, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया को खत्म करने वाला ऑर्गेनिज्म, दैट इज वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे वन एंजाइम एडेड, जो यहाँ पे दो एंजाइम्स मिले थे ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। जो वन एंजाइम था, फर्स्ट एंजाइम, वन एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, ठीक है। तो ये कौन सा एंजाइम है? इसको हम कहते हैं मिथाइलेज। जो मिथाइलेज एंजाइम है वो ऐड करता है मिथाइल ग्रुप को टू द डीएनए, and the another enzyme is called as restriction endonuclease enzyme that helps in cutting off DNA at a particular recognition sequences or the sites, ठीक है। तो हम लोगों को more than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria, ठीक है। जब हम strains of bacteria कहते हैं बेटा, तो आप याद रखो, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ याद रखने के लिए strains का। देखो हम ह्यूमंस हैं, okay, we humans are a different type of humans present or located in a different types of continent. अगर आप अफ्रीका में जाओगे तो आपको वहां पे नीग्रोस मिलेंगे, ठीक है। आप वही वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे आपको क्या कैसे टाइप के मिलेंगे? जो कि बहुत फेयर है, जिनके पास मेलानिन पिगमेंट बहुत कम है। वही आप एशियन कंट्रीज में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेलानिन थोड़ा ज्यादा है लोगों में। जैसे इंडिया की बात कर लूं या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्री के डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं इनको आप कह सकते हैं स्ट्रेन्स, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। तो ह्यूमंस है तो ऐसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स पे देखो 230 स्ट्रेन्स के अंदर आपको मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया है, ठीक है। ये नंबर आप याद रखो, कई बार पूछ सकता है, ठीक है। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओके, इनका नेमिंग देखते हैं, ओके। तो फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स जीनस, हम लोगों ने सब ने पढ़ा है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड वुड बी जीनस एंड द सेकंड वन इंडिकेट्स द स्पीशीज, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो एस्चेरिशिया कोलाई है, ओके, एस्चेरिशिया कोलाई, तो यहाँ पे आप देख लो जो एस्चेरिशिया है वो जीनस है, ओके, जो कोलाई है वो स्पीशीज है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स व्हाट? जीनस, ई, ओके। सेकेंड लेटर इंडिकेट्स स्पीशीज, को, CO, कोलाई, को, ठीक है। तो आर क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? आर इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेन को, ओके, कौन सा स्ट्रेन है? तो आर स्ट्रेन है ये, ठीक है। आपको याद होगा बेटा हम लोगों ने पढ़ा था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट में, वहां पे हमने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन लिया था। उसी तरीके से यहाँ पे ये एक टाइप का आर स्ट्रेन है, ठीक है। तो वन क्या इंडिकेट कर रहा है? वन जो रोमन नंबर में लिखा है, इट इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया।
तो टोटल EcoR1 इसका नेम है। तो ये अभी अभी रिसेंट नेम इसको दिया है, तो इससे पहले इसका नेम क्या था, E. coli RY13। देखो इतना लंबा नाम था, इसको हमने शॉर्ट कर लिया EcoR1 में। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझ में आ रहा है? चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। मैंने बताया ना, दीज बिलोंग टू अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ अ क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज न्यूक्लियसेस। ठीक है, तो न्यूक्लियसेस मैंने बोला था, तो इन न्यूक्लियसेस में आप टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो कि एक एक्सोन्यूक्लियस, अनदर वन इज एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। एंड जो सेकेंड टाइप है, ये दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशंस। देखो बेटा, जो कॉर्नर्स में या फिर एंड में कट करता है वो एक्सोन्यूक्लियस है। देखो नेम इंडिकेट्स, एक्सो बाहर वाला, ओके, एंडो अंदर वाला। ठीक है, तो ये जो एंडोन्यूक्लियस है ये कट करता है डीएनए को एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, ये कहाँ चाहे, इसका जहां मन चाहे वहां पे कट नहीं कर देता। ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ओनली वहीं पे ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दे बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, तो उस एंजाइम को हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ पे देख लो बेटा, अब यहाँ पे आप देख लो GATTC है। ओके, तो GATTC इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है। तो अब यहाँ पे इस एंजाइम को हम हेल्प करा रहे हैं कट करने के लिए, तो G एंड A के बीच में यहाँ पे कट हो रहा है और यहाँ पे भी G और A के बीच में कट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कट होके सेपरेट होगा। तो ये हो रहा है वेक्टर में, तो इसी तरह यहाँ पे फॉरेन डीएनए में भी कट होगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे होगा, सॉरी, तो फॉरेन डीएनए में भी कट होगा। तो इसी तरीके से फॉरेन डीएनए के लिए भी वही एंजाइम, रेन एंजाइम, वेक्टर डीएनए के लिए भी सेम रेन एंजाइम। तो जब हम सेम एंजाइम का यूज करेंगे तो जो स्टिकी एंड्स आएंगे ना यहाँ पे, जिसके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट होती है, वो सेम होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना है, सेम रेन एंजाइम फॉर द वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए। तो अब हमने रेन एंजाइम का यूज कर लिया, स्टिकी एंड्स मिल गए, तो अब उसको आप आराम से डीएनए लाइगेज का एंजाइम यूज करके फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो नाउ यू गेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो ये एंजाइम कितना हेल्पफुल हो रहा है, समझ आ रहा है ना? फर्स्ट रिकॉग्निशन एंडोन्यूक्लियस इज हाइंड 2। ठीक है, मैंने आपको बताया बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो फर्स्ट जो रिकॉग्नाइज हुआ, जो एंजाइम डिस्कवर हुआ, वो है हाइंड 2। ठीक है, सो इट कट्स डीएनए बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। ठीक है, तो मैंने बताना एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, वहीं पे ये कट करते हैं रेन एंजाइम्स। तो ये जो सीक्वेंस है ये कितने बेस पेयर्स का बना है, 6 बेस पेयर्स का बना है। एंड इस सीक्वेंस को हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हाइंड 2। मैंने बताया ना, हर स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो स्पेसिफिक है उस एंजाइम के लिए। जैसे हाइंड 2 के लिए कुछ होगा, यहाँ पे लिखा है, देखो हाइंड 2 के लिए क्या है, यहाँ पे ये लिखा है। इसी तरीके से आपको अलू के लिए दूसरा होगा, BAMH1 के लिए दूसरा होगा, EcoR1 के लिए दूसरा होगा। तो एवरी डिफरेंट रेन एंजाइम हैज इट्स ओन स्पेसिफिक और पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जैसे AGCT है, तो यहाँ पे AGCT, तो GC के बीच में कट होगा। ठीक है, हाई है, यहाँ पे कट होगा। ठीक है, BAMH1 हाइंड और फिर EcoR1, देखो ऐसे यहाँ पे कट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अलू और है जो है ये ब्लंट एंड्स बनाते हैं। ब्लंट एंड्स मतलब ऐसे सीधे सीधे एंड्स। ठीक है, जो स्टिकी एंड्स है वो इस तरीके का कुछ कट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, स्टिकी एंड्स ही हेल्प करते हैं हमको ज्वाइन करने में। ठीक है, जो हम लोग प्लास्मिड डीएनए और एलियन डीएनए को जो ज्वाइन करते हैं, उसके लिए हमको कौन हेल्प कर रहा है, स्टिकी एंड्स ही करते हैं। ब्लंट एंड्स का ऐसा कुछ काम नहीं है, वो भी वहां पे कट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो जरूरी है वो है स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ recognition restriction endonucleases recognizes a specific palindrome nucleotide sequence। मैंने बताया ना, जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो होता है पैलिंड्रोम। अब आप मुझे पूछोगे मैम पैलिंड्रोम क्या है? देखो बेटा, पैलिंड्रोम एक सिंपल है, जो इस डायरेक्शन में लेटर्स हैं उसी सेम लेटर्स होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन से। जैसे आपकी बुक में दिया है मलयालम। ठीक है, मलयालम, तो जो मलयालम वर्ड है, आप देखो बेटा, माला, इस डायरेक्शन में भी देखो तो माला, इस डायरेक्शन में देखो तो भी माला, बस यहाँ पे वाई एक है बीच में, बस। ओके, इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम।
तो इन ब्रेन एंजाइम्स का जो स्पेसिफिक साइट होता है रिकॉग्निशन सेगमेंट वो हमेशा पैलिंड्रोम्स होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ 6 बेस पेयर्स. ठीक है, सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड the same on the two strands in 5 prime to 3 prime direction and 3 prime to 5 prime direction. ठीक है, तो अभी देखो वही मैंने बताया ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट इन 2 ways, एक ब्लंट एंड में कट होता है, एक स्टिकी एंड्स में कट होता है. ठीक है, तो ये चीज आपको देखना चाहिए. और स्टिकी एंड्स हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत हेल्पफुल है ना. स्टिकी एंड्स क्या करते हैं? स्टिकी एंड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट्स. दिस स्टिकीनेस फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज. ठीक है, तो ये जो कट बना रहे हैं वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट के साथ अटैच हो जाएंगे. और ये जो फैसिलिटेट करेगा ये कौन करेगा? डीएनए लाइगेज. जैसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, उसी तरह डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं. ओके, या फिर मॉलिक्यूलर गम. व्हेन कट द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, the DNA fragments have same kind of sticky ends, so they are joined by the DNA ligase. मैंने बताया ना, सेम एंजाइम से कट होगा तो सेम टाइप के स्टिकी एंड्स होंगे, सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स होंगे, तो ज्वाइनिंग करने के लिए बहुत इजी रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड किया है मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. द एंजाइम्स यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग 2 DNA fragments is called ligase, restriction endonuclease enzyme, DNA polymerase and guidase. ठीक है, तो अब आपको चूज करना है यहाँ पे कौन सा आंसर है. कि अभी हमने देखा, अभी देखा, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है. तो फॉर ज्वाइनिंग 2 DNA fragments इट इज लाइगेस. ठीक है, लाइगेस इज द वन व्हिच हेल्प्स इन द ज्वाइनिंग और ग्लूइंग. ठीक है, अटैच करने के लिए. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या है बेटा? ये करता है कट, डीएनए को कट करता है. पॉलीमरेज क्या करता है बेटा? डीएनए को बनाता है. ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड्स को पॉलीमराइजेशन के लिए हेल्प करता है. गाइरेज क्या करता है बेटा? गाइरेज जो है वो टेंशन जो क्रिएट होती है अनवाइंडिंग से, उसको हेल्प करता है रिलीज करने के लिए. ठीक है, ये सब कुछ डीएनए रेप्लिकेशन में आपने इन एंजाइम्स को देखा है, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए गाइरेज. बट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लाइगेज. ठीक है, अब हम लोग क्लोनिंग वेक्टर देखते हैं बेटा. तो क्लोनिंग वेक्टर में हमको क्या जानना है, यहाँ पे देख लो. सो इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी फॉरेन डीएनए सेगमेंट. ठीक है, क्या क्या है बेटा क्लोनिंग वेक्टर? एक वेक्टर होता है. ओके, वेक्टर के माने आप समझ लो एक व्हीकल, जैसे वेक्टर मींस व्हीकल. ठीक है, एक व्हीकल है. ठीक है, तो या इस व्हीकल में हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे एलियन या फिर फॉरेन डीएनए को. अब जैसे एक बस है, बस में फॉरेन बैठ के ट्रैवल करते हैं, उसी तरह एक वेक्टर है जिसमें हम फॉरेन डीएनए को ऐड करके एक होस्ट सेल के अंदर भेज रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल. ठीक है, होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने के लिए इसको छोड़ रहे हैं हम लोग. तो एग्जाम्पल क्या है? प्लास्मिड्स और वायरल जीनोम एक्सेट्रा. तो प्लास्मिड आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, तो प्लास्मिड को आप बिल्कुल भूलना नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये बैक्टीरियल डीएनए है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव डीएनए और इंसिपिएंट डीएनए. ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स में होता है, तो ये होता है प्लास्मिड. तो इस प्लास्मिड को ही हम लोग एज अ वेक्टर यूज करते हैं. इसमें हम लोग फॉरेन डीएनए को ऐड करेंगे और होस्ट सेल में छोड़ देंगे ताकि ये रेप्लिकेट करके अपना पॉपुलेशन को बढ़ाए. ठीक है, तो इनको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स. क्लियर? तो अब यहाँ पे देख लो, द फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर अ क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर. ठीक है, तो अब हमको क्या फीचर्स चाहिए ताकि हम क्लोनिंग कर सके एक वेक्टर में. ठीक है, तो एक वेक्टर को हम कैसे मॉडिफाई कर सके और उस वेक्टर से हम लोग क्लोनिंग कैसे कर पाए. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बेटा? फर्स्ट चीज तो ओराई साइट है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. तो यहाँ पे देख लो बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, सेलेक्टेबल मार्कर है या फिर मार्कर जीन, क्लोनिंग साइट्स एंड वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. So these 4 are the features required for cloning. Okay, so एक वेक्टर को क्लोन करने के लिए ये सारे 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम वन बाय वन करके देखते जाएंगे. The first one is origin of replication. So it is a sequence where replication starts. कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. ओके, इट इज अ सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स. तो यहाँ पे क्या होगा? पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड टू ओराई
कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, तो अब हम जो फॉरेन डीएनए लिंक करके ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा बेटा, वो भी रेप्लिकेट होगा इस हमारे प्लास्मिड के ओराई साइट के साथ। ठीक है, तो वहां पे यही लिखा है, अ पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड टू ओराई कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने के लिए ओराई साइट का होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये फर्स्ट क्लास का ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बताया था। आप एलियन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर ऐसे डाल के नहीं छोड़ सकते, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि वो एक डीएनए में मिलके है और उस डीएनए में ओराई साइट है। अगर ओराई साइट नहीं है तो रेप्लिकेशन नहीं होगा और होस्ट में जो हमारा एलियन डीएनए है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ओराई साइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। ठीक है, जो हम लोगों ने डीएनए को लिंक किया है तो उसका जो कॉपी नंबर है, जो मल्टीप्लिकेशन नंबर है, वो भी कंट्रोल करता है ओराई साइट। So, for getting many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support has high copy number. ठीक है, कुछ प्लास्मिड्स ऐसे होते हैं जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करते हैं या फिर हाई मल्टीप्लिकेशन को सपोर्ट करते हैं या रेप्लिकेशन को सपोर्ट करते हैं। ऐसे वेक्टर्स को हमने यूज करना है क्लोनिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आगे हम देखेंगे बेटा सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, इसको हम कॉमनली कहते हैं मार्कर जीन। ओके, वी कॉल इट एज अ मार्कर जीन। सो यहाँ पे देखते हैं हम बेटा, इट इज अ जीन दैट हेल्प्स टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से सेपरेट करने के लिए हम लोग एक मार्कर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, इफ अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी एक प्लास्मिड है, तो इस प्लास्मिड के साथ आपने एक एलियन डीएनए को ऐड किया। ठीक है, आपने एक एलियन डीएनए को ऐड किया तो ये क्या बना, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बना। ठीक है, ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बना। अब ये आप क्या करोगे, एक होस्ट के अंदर डालोगे। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, we call this process as transformation. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, so such bacterium is called as transformant. अब जिस भी बैक्टीरिया में हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, इफ ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, अब समझ लो कोई भी आपने क्लोनिंग के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो कोई कुछ बैक्टीरिया में ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है ये नहीं गया, तो उस टाइप के बैक्टीरियम को आप क्या कहते हो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपको बेसिक सी हैं, याद रखना है। तो सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ ई कोलाई includes antibiotic resistant genes like ampicillin, chloramphenicol and tetracycline kanamycin. ठीक है, तो क्या है एक्चुअली सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं क्या, दीज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बेटा, तो नॉर्मल सेल्स ऑफ ई कोलाई हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ई कोलाई के, तो इनके पास ये नहीं होता। क्या नहीं होता, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होते। ये दीज आर नॉर्मल सेल्स ऑफ ई कोलाई। ठीक है, इनके पास ऐसे कोई जीन्स नहीं होते। ठीक है, तो इसका हेल्प करके, तो ठीक है, इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का हेल्प करके एज ए सिलेक्टेबल मार्कर हम सिलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई हमको कौन सा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट लेना है और उसको हाई नंबर में कॉपी करना है। ठीक है, तो वो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लो, टू लिंक द एलियन डीएनए the vector needs a single or very few recombination sites. ठीक है, कोई भी एक एलियन डीएनए को हमने ऐड करना है प्लाज्मिड के अंदर, तो उसके अंदर क्या चाहिए, रिकॉग्निशन सीक्वेंस चाहिए ताकि रेन एंजाइम कट कर सके और एलियन डीएनए को ऐड कर सके, है ना। तो मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट जनरेट्स सेवरल फ्रैगमेंट्स, इट कॉम्प्लिकेट्स द जीन क्लोनिंग। तो हमको क्या करना है, जितने लेस होंगे, ओके, लेस रिकॉग्निशन सीक्वेंस फिर साइट्स जितने होंगे उतना अच्छा है, दैट इज गुड फॉर अस। लेस है तो वो अच्छा है, क्यों, अगर ज्यादा है तो ज्यादा कट हो जाएंगे, ज्यादा फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा चीजें हो जाएंगी, वी डोंट वांट दैट।
ठीक है। तो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट द रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आपने क्या किया, पहले कट किया, फिर लाइगेशन किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए at BAMH1 site of tetracycline resistance gene in vector PBR322. As a result, recombinant plasmid is formed. देखो ये क्या है बेटा, ये वेक्टर PBR322 है जो आर्टिफिशियल प्लास्मिड है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, लाइगेशन किया। जो यहाँ पे BAMH1 साइट है, तो इस साइट में क्या किया बेटा, हमने रेन एंजाइम का यूज किया और BAMH1 में हमने इंट्रोड्यूस किया अपने एलियन डीएनए को। हमने अपना जो एलियन डीएनए है वो BAMH1 के एरिया में अटैच करवाया, है ना। तो इफ लाइगेशन डज नॉट अकर, इट इज कॉल्ड एज नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। ठीक है, जिन भी बैक्टीरिया में ऐसा नहीं हुआ तो उनको हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। तो हमने बेटा 3 टाइप के प्लास्मिड्स देखे, है ना। था एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट प्लास्मिड्स, नहीं 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक ट्रांसफॉर्मेंट, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो जिस प्लास्मिड में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो एलियन जीन नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। तो अब हम लोग देखते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में। When a foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, that gene gets inactivated. It is called insertional inactivation. Here, recombinant plasmids lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA at BAMH1. मैंने आपको बताया ना, BAMH1 में मैंने क्या किया, एलियन डीएनए को ऐड किया। तो वो BAMH1 का जो रेन का साइट था, वो कौन से जीन में प्रेजेंट था, वो था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब जब मैंने उस जीन को ही कट कर दिया तो उसकी कैपेसिटी भी लूज हो गई, उसकी जो कैपेसिटी थी, उसकी जो एबिलिटी थी, वो एबिलिटी चली गई अब। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंसर्ट करके इनएक्टिवेट करना। क्या इंसर्ट किया, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया, तो इनएक्टिवेट कौन हुआ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो आप देख लो, व्हेन प्लास्मिड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ई कोलाई सेल, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑब्टेन्ड। यही मुझे बताना था आपको। ठीक है, जब प्लास्मिड इंट्रोड्यूस होते हैं ई कोलाई सेल्स के अंदर, तो 3 टाइप्स ऑफ आपको मिलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। एक होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, जिसके अंदर प्लास्मिड ही नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया लगाया, इसके अंदर कोई प्लास्मिड ही नहीं है। ठीक है, तो नो प्लास्मिड एट ऑल, प्लास्मिड ही नहीं है। सो दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू आइदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। ये किसी भी मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के पास जाएंगे तो ये मर जाएंगे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के साथ एक्सपोज हो जाएंगे तो मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लास्मिड ही नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेंट with non-recombinant plasmid. They are resistant to both tetracycline and ampicillin. ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास फॉरेन जीन ऐड नहीं हुआ है। तो फॉरेन जीन नहीं है तो इनका जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है वो दोनों ही सेफ है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स विद रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, दे आर रेजिस्टेंट ओनली टू एम्पिसिलिन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, तो हमने क्या किया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया। जो BAMH1 है, तो BAMH1 में हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन जो था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये हो गया इनएक्टिवेट, है ना, ये इनएक्टिवेट हो गया। अब हमने फर्स्ट चीज क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, तो सेपरेट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। जिनमें प्लास्मिड गया है या जिनमें प्लास्मिड नहीं गया है, उनको हमने सेपरेट करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था बेटा, हमने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया। दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड हैज बीन इंसर्टेड विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारे पास 2 टाइप के सेल हैं, एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल, वन इज नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। तो यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर कौन है, एम्पिसिलिन है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने एक मीडियम के अंदर ग्रो करने छोड़ना है जिसमें कि एम्पिसिलिन को हमने यूज किया है।
ओके तो आप देखो इस पेट्री प्लेट में वी आर यूजिंग अ न्यूट्रिएंट मीडियम विद अ लॉट ऑफ एम्पिसिलिन। तो इसको ओवरनाइट आप अगर ग्रो करोगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज आपको ग्रो होंगे। ठीक है, तो जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो ग्रो होंगे, जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है वो मर जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे सेल्स जिएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेल जो है दे ग्रो, दे लिव एंड ग्रो। ठीक है, ये जिएंगे और ग्रो करेंगे। ठीक है, जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं जिनके पास तो प्लाज्मिड ही नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये मर जाएंगे। तो ऐसे आपने क्या किया, ये ग्रो भी नहीं होंगे, डाई एंड डू नॉट ग्रो। ओके, डाई एंड डू नॉट ग्रो। तो ये जो ग्रो हो रहे हैं वो जिंदे हैं, तो इनके पास क्या है, ये है ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, इनके पास जो है प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट है। अब सेकेंड क्या करना है हमको, तो इन तीन हम लोग को पॉसिबिलिटी थी ना, तो हमने क्या किया, इन दोनों को इसके साथ सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बिल्कुल ही नहीं है। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट्स विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, तो इन दोनों को सेपरेट करना है हमें। तो इन दोनों को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को, इन दोनों को हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो वही इंसर्शन इनएक्टिवेशन किया, ये हमारा है प्लाज्मिड। ओके, तो ये हमारा है प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड में हम लोग ने क्या किया, इनएक्टिवेशन किया। कैसे, फॉरेन जीन को यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे BAM-H1 था, BAM-H1 का एरिया, तो उस BAM-H1 के एरिया में हमने एलियन जीन को लगा दिया ना, आई होप यू रिमेम्बर। ठीक है, तो एलियन डीएनए को तो लगाया, तो कौन इनएक्टिवेट हो गया, टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ बचा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और यही एक एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पिसिलिन इज एक्टिव, टेट्रासाइक्लिन जीन इज इनएक्टिव। ठीक है, तो अब ये जो इनएक्टिव कंडीशन है ये किस में होगा, ये होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में। ठीक है, जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है एक, वो पॉसिबिलिटी है, और एक जो रिकॉम्बिनेंट है वो एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर करते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें इनएक्टिव टेट्रासाइक्लिन जीन है और एक में एक्टिव टेट्रासाइक्लिन जीन है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो कॉलोनीज हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास बैक्टीरियम है, इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या फिर ग्रो करने छोड़ेंगे, जिसमें कौन है बेटा, जिसमें है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो पहले हमने एम्पिसिलिन को यूज किया, तो फर्स्ट प्रोसेस में हमने एम्पिसिलिन को यूज किया था, है ना। तो ये हमने फर्स्ट क्या किया था, इकोलाई को ग्रो किया एम्पिसिलिन से एंड हमने सेपरेट किया। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं जिनमें ये नंबर 1 भी प्रेजेंट है और ये नंबर 2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे इस मास्टर प्लेट में प्रेजेंट है। अब इन दोनों को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो मास्टर प्लेट है इसका एक रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, तो रेप्लिका प्लेटिंग कैसे होगा, हम लोग एक मसलिन क्लॉथ लेंगे, जो पतला सा सूदी का कपड़ा होता है, उसको हमने मास्टर प्लेट के ऊपर ऐसे रख के चिपकाना होता है। तो जो भी बैक्टीरियल सेल्स हैं वो चिपक जाते हैं मसलिन क्लॉथ में, और इस मसलिन क्लॉथ को आप दूसरे प्लेट में, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेप्लिका प्लेट, उसमें आप चिपकाओगे। ठीक है, तो सेम जो मास्टर प्लेट में आपने जहां कहीं पे भी कोई भी बैक्टीरिया है उसी तरीके से सेम एरिया में रेप्लिका प्लेटिंग आप कर दोगे। ठीक है, तो अब हमने रेप्लिका प्लेटिंग जो की है इसके साथ हमको काम करना है। तो इस प्लेटिंग में हमने क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को। तो अब हमने क्या किया, पहले हमने यूज किया एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन यूज करके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटाया। अब हमने यूज किया टेट्रासाइक्लिन को, टेट्रासाइक्लिन यूज करके हम लोग रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करना है। अब जब टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे ग्रो हो रहा है, ओके, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन क्या कहते हैं एंटीबायोटिक है, तो कौन ग्रो करेगा और कौन मरेगा, ये मुझे आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बेटा, जो 1 है वो कॉलोनी मर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा है ना, ये सारे 1 के कॉलोनीज हैं। ठीक है, ये सारे 1 के कॉलोनीज है, और जो पिंक में दिख रहा है ये 2 के कॉलोनी है, मतलब ये 2 है। तो 2 कौन है, 2 जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, 1 जो है वो रिकॉम्बिनेंट है।
तो इससे हमको क्या पता चला, जो जिंदा है, जो बचा है, जो 1 है वो लिव करेगा एंड ग्रो, जिंदा रहेगा और ग्रो करेगा, जो 2 है वो मर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से हमने सेपरेट कर लिया कि हाँ भाई ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, 1 जो है वो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, जो 2 है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 1 को लेके दूसरे एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे, लार्ज अमाउंट में ग्रो करेंगे, बायोरिएक्टर्स के अंदर ग्रो करेंगे, ताकि हमको जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर को यूज करके हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमने टाइप पढ़ा, ओके, ये जो टाइप पढ़ा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियस प्लेटिंग होती है, दो प्लेट्स में डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को यूज करना है। इसका हमने ऑल्टरनेटिव यूज कर लिया। ओके, सो ऑल्टरनेटिव क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स ही यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग कोई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, जैसे एक्सगाल। ओके, एक्सगाल एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जिससे कलर आता है। ओके, जिससे कलर का यूज होता है। तो अब क्या होगा, जैसे हमने देखा, ओके, जैसे हमने देखा, यहाँ पे देख लो, वहां पे 1 का एक बैक्टीरिया था, 2 का एक बैक्टीरिया था, 1 वाज रिकॉम्बिनेंट, 2 वाज नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ऐसे यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। So यहाँ पे क्या होगा, a recombinant DNA is inserted into the coding sequence of a gene that is enzyme which codes for beta galactosidase। ठीक है, जैसे वहां पे टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर BAMH1 पोजीशन में हमने एलियन डीएनए को ऐड किया था, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन के बजाय एक नॉर्मल जीन लिया है, जो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो अब हमने उस जीन के अंदर हमारा एलियन जीन को ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हमको ये पता है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होके क्या हुआ, जो जीन है बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस करता है वो इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो अब क्या होंगे, सच कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस कलर, जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड्स हैं जिनमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, तो उनमें क्या होगा, कलर नहीं प्रोड्यूस होगा, डू नॉट प्रोड्यूस कलर। ठीक है, दीज आर रिकॉम्बिनेंट वंस। तो कलर कौन प्रोड्यूस करेगा मैम, कलर वो प्रोड्यूस करेंगे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ओके, इफ अ प्लास्मिड इन बैक्टीरिया हैज नो इंसर्शन, मतलब नो एलियन डीएनए, अगर एलियन डीएनए नहीं है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, तो उसको हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू कलर कॉलोनी से इंडिकेट होंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कौन सा यूज किया है, हमने यूज किया है एक्सगाल। ओके, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इज एक्सगाल। टेट्रासाइक्लिन जीन जो पीबीआर में यूज हुआ था, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे जीन यूज किया है विच कोड्स फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे सेम चीज लिखी है, देखो प्लास्मिड वेक्टर है, फॉरेन डीएनए है, यहाँ पे LAC-Z है। देखो LAC-Z इज दैट जीन। ओके, तो जीन का नाम LAC-Z है। कौन सा एंजाइम बनाना था इसको, बीटा गैलेक्टोसिडेज। आपको याद होगा हमने ये कहाँ पे पढ़ा है, हमने पढ़ा है इसको, यस, जीन एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था, है ना, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में हमने इसको पढ़ा था। ओके, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाना था, तो इस LAC-Z में हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया एलियन डीएनए को। तो इस इंसर्शन से इनएक्टिवेट हो गया हमारा LAC-Z, इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इंसर्ट विथ इन LAC-Z, यहाँ पे नो इंसर्ट। जिसमें इंसर्ट किया है उसमें व्हाइट कॉलोनीज, जिसमें इंसर्ट नहीं किया है उसमें ब्लू कॉलोनीज। ओके, ये जो व्हाइट कॉलोनीज हैं ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड शो करते हैं, और ये जो ब्लू कॉलोनीज हैं ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड शो करते हैं। इतना आपको याद रखना है बस। दैट्स ऑल अबाउट सेलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पे देख लो, कुछ व्हाइट हैं, कुछ ब्लू हैं। ये इजी है, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस दैट इज एक्सगाल। ओके, ये बहुत इजी होता है प्रोसेस। ओके, नाउ coming to the next step, vectors for cloning genes in plants and animals। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक टूल्स फॉर सम पैथोजेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल वेक्टर्स फॉर डिलीवरिंग जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमने क्लोनिंग वेक्टर्स तो बना लिए। ठीक है, अब इसको हमने डिलीवर करना है, इन जीन्स को डिलीवर करना है प्लांट्स और एनिमल्स में।
तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देख लो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इट इज अ पैथोजन ऑफ मेनी डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, ये एक टाइप का है क्लोनिंग वेक्टर, एक है रेट्रोवायरस। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एनिमल्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, रेट्रोवायरस। ठीक है, तो ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। इतना आप याद रख लो, ये आपके सिलेबस में दिया है, कई कबार पूछ भी लेता है। ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, the Agrobacterium tumefaciens can deliver a piece of DNA, that is tDNA, to transform normal cells into a tumor. These tumor cells produce chemicals required by the pathogen. ठीक है, तो ये जो T cells हैं, ये है tumor inducing, that is TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens, is modified into a cloning vector which is non-pathogenic but can be used, okay, used in the mechanisms to deliver the genes of interest into plants. ठीक है, तो जो ट्यूमर इंड्यूस करने वाला जो डीएनए था, उसको हमने एक बेनिफिशियल चीज में कन्वर्ट कर दिया, एक क्लोनिंग वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ताकि ये हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक वेक्टर के तरीके से लेके चले। ठीक है, सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस फॉर द प्लांट्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर, वो प्लांट्स के लिए है। ठीक है, नाउ विद रेट्रोवायरस इन एनिमल्स कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। ठीक है, जो रेट्रोवायरसेस हैं एनिमल्स में, कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, ये आपको याद रखना है। सो दे आर यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। ठीक है, तो हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो हमको यूज कर सकते हैं रेट्रोवायरस में इनटू द एनिमल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये एक नॉर्मल से सेल है। ठीक है, इसमें हमने इन्फेक्शन ऑफ रेट्रोवायरस करवाया, तो हमने क्या किया, इस सेल को एक कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, ओके, तो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर्स टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स टू कीप द कल्चर्स फ्री ऑफ इंफेक्शन एज सीक्वेंसेस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एज सेलेक्टेबल मार्कर, हमने एंटीबायोटिक्स को सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज किया था। ठीक है, तो बेटा एक मिनट आप थोड़ा होल्ड कीजिए, मैं थोड़े जो स्लाइड्स हैं वो ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक मिनट। ओके, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। तो कॉम्पिटेंट, अब तक हमने जो पढ़ा वो सब क्लियर है ना बच्चों, वो सबको क्लियर है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। ठीक है, तो क्या करेगा कॉम्पिटेंट होस्ट, यहाँ पे देखते हैं। सो कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट बना रहे हैं हम लोग होस्ट को। मैंने बताया ना, होस्ट अपने आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसको हम लोगों को कॉम्पिटेंट बनाना है, उसको काबिल बनाना है कि ताकि वो एक्सेप्ट करे। तो सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या है बेटा, डीएनए को जो है ना वो हाइड्रोफिलिक नेचर बताता है। ठीक है, तो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन।
सो द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट. मैंने बोला ना, आप उसको एलियन डीएनए दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल. यू मस्ट मेड इट एज अ कॉम्पिटेंट. For this, bacterial cells are treated with specific concentration of divalent cation, that is calcium. आपको कैल्शियम को यूज करना है so that the DNA enters into the bacterium through the poles of cell wall. ठीक है. So such cells are incubated with recombinant DNA on ice. ठीक है. आइस पे हम इसको रखेंगे और इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस में इसको रखेंगे कॉम्पिटेंट करने के लिए, हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे एंड देन अगेन बैक इनटू आइस. ठीक है. तो ये सारा प्रोसेस करने से दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये एक प्रोसेस है. ठीक है. तो यहाँ पे देख लो, कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट, आइस में रखा, फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया एंड फिर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया. ठीक है. तो एक और प्रोसेस है इलेक्ट्रोपोरेशन, जो ये आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. तो आप इसका इतना टेंशन मत लीजिए. तो दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन. सो माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल. ठीक है. तो एनिमल सेल के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो इंजेक्शन. Biolistic or gene gun is another process where cells are bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten coated with DNA. ठीक है. ये जो बायोलिस्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बेटा, याद रखो. तो यहाँ पे क्या होता है, हमने सेल्स को बम्बार्ड करते हैं विथ हाई वेलोसिटी. ठीक है. हाई वेलोसिटी, इसके साथ हम लोगों ने क्या यूज किया है, गोल्ड पार्टिकल्स विद द टंगस्टन कोटेड ऑफ डीएनए. ठीक है. ये प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल टेक्निक है, दैट इज जीन गन मेथड. ठीक है. सो द लास्ट वन इज डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर. व्हेन इट इन्फेक्ट्स द सेल, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी एक पैथोजन है, जो एक पैथोजन की तरह एक्ट करता था, उसको हमने उसकी पैथोजेनिसिटी निकाल दी, डिसआर्म कर दिया एंड उसको एक वेक्टर की तरह बना लिया. ठीक है. तो वेक्टर की तरह वो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करेगा. तो ये बनाते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट. ठीक है. सो अदर मेथड्स टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट, तो उसके सारे पिक्चर्स मैंने यहाँ पे दिया है, देख लो. ठीक है. तो ये है माइक्रो इंजेक्शन, और ये जो है ये सारे जीन गन में आते हैं. ओके. बम्बार्डमेंट विद गोल्ड एंड टंगस्टन. ठीक है. ये है इसके फोटोग्राफ्स. नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस क्या बना रहे हैं फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देखते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है जेनेटिक मटेरियल को. कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस. ठीक है. डीएनए को कट करना है कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस में, फिर एम्पलीफाई करना है जीन ऑफ इंटरेस्ट को पीसीआर का यूज करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर इंसर्ट करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर, जिसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया है उस प्रोसेस को. ठीक है. देन ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड देन डाउनस्ट्रीमिंग. तो ये जब सारे प्रोसेस हम लोग करेंगे तो हमारा यही पूरा प्रोसेस है फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो मैंने बताया ना, जेनेटिक मटेरियल या फिर जो एलियन डीएनए बताया या फिर फॉरेन डीएनए जो बताया, इसको हमने कैसे आइसोलेट करना है. सो ट्रीट द बैक्टीरियल सेल्स और प्लांट और एनिमल सेल्स विद एंजाइम्स, लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरिया. ठीक है. हमने कोई बैक्टीरियल का डीएनए निकालना है तो हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करेंगे. सेल्यूलेस एंजाइम का यूज करना है अगर हम प्लांट्स का कोई डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो, फिर काइटिनेस का यूज करेंगे अगर कोई फंगस का यूज कर रहे हैं तो. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेल इज ब्रोकन रिलीजिंग डीएनए. सेल को हम तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रेन एंजाइम, तो सेल वॉल ब्रेक होगा. ठीक है. तो सॉरी, रेन एंजाइम ने पहले हम सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, फिर डीएनए को एक्सपोज करेंगे. तो डीएनए भी एक्सपोज होगा, दूसरे सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होंगे, उनको हम लोग डाइजेस्ट करेंगे बाय यूजिंग आरएनएस, प्रोटीनेस, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स. ठीक है. ये सारे ब्रोकन करके डाइजेस्ट करेंगे और डीएनए को हम लोग बाहर निकालेंगे. यहाँ पे लिखा है देखो, आरएनए इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन्स आर रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग प्रोटीएज, अदर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स. क्यों? क्योंकि ताकि डीएनए ही बचे और डीएनए ही हमको मिले. तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, चिल्ड एथेनॉल को ऐड कर रहे हैं, प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट आउट होगा एंड एक फाइन थ्रेड की तरह सस्पेंशन की तरह आके खड़ा हो जाएगा. ठीक है. तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने का ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं स्पूलिंग. ओके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पूलिंग. ठीक है.
तो चिल्ड एथेनॉल को यूज करके हम लोग डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो सेपरेट डीएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। ठीक है, जब हमने स्पूल करके निकाल लिया तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो कट डीएनए है उसको, जो डीएनए है उसको कट करेंगे, क्योंकि जो डीएनए है देखो बेटा वो बहुत लॉन्ग डीएनए होता है, तो इसको हमने कट करके ट्रीट करना होता है। सो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ओके, स्पेसिफिक लोकेशंस में कट करना होता है। प्यूरिफाइड डीएनए इज इनक्यूबेटेड विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, के रेन एंजाइम को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जो डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको कट कर रहे हैं। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम लोग डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. ठीक है, तो यहाँ पे अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट कर सकें। ठीक है, तो वो चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटे, डीएनए आपको पता है हमारा डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, सो इट मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, वो एनोड की तरह मूव होगा। तो नाउ डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सीमिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे जो बेड है ना, ये बेड है बेटा अगारोस का, ये अगारोस जेल से बना हुआ बेड है। तो इसमें हमने यहाँ पे वेल्स बना लिए, जैसे कुएं बना लिए। इस कुएं में हम लोग इस कट डीएनए फ्रैगमेंट्स को डालेंगे और इसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करके रन करने को छोड़ देंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी से जब रन होगा तो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स बहुत दूर तक जाएंगे, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हमने सेपरेट कर लिया डीएनए फ्रैगमेंट्स को। तो अब इसको हम लोग ऐसे ही थ्रू नेकेड आइज नहीं देख सकते। इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को देखने के लिए हम लोग एक स्टेन का यूज करते हैं जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड को यूज करके अगर हमने यूवी रेडिएशन में इसको एक्सपोज कर दिया तो ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको दिखेंगे। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना ऑरेंज कलर के बैंड्स, ये जो है ये डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रियल पिक्चर है, ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए बैंड्स को कट करेंगे अगारोस जेल से एंड निकालेंगे बाहर। दिस प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज इल्यूशन। ओके, इल्यूशन उसका नाम है जिसमें से हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स को अगारोस जेल से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, द कटआउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स डीएनए एंड कट वेक्टर आर मिक्स्ड एंड लाइगेस इज एडेड। ओके, इट क्रिएट्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो अब जो हमने निकाला, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उसको हम लाइगेस एंजाइम को यूज करके वेक्टर डीएनए के साथ मिला के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था। ठीक है, तो बाकी का जो भी है ये हम लोग अगले क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू टुमारो। सी यू टुमारो एवरीवन। यस, बाय बाय।